आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम 11वीं सहरी की निशिस्त में मौजूद हैं और हमारा आज का मौजू है तज़किया नफ्स। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि हमें एक मौका मिलता है कि हम अपनी रूह को पाक कर लें, अपने अंदर से बुराइयों को ख़त्म कर लें। और इस अमल को हमारे दीन इस्लाम में तज़किया नफ्स कहा जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि हम अपने दिल में से हसद बुराइयों को ख़त्म करके अपने अंदर सब्र व शुक्र पैदा करें। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। आज हम बात करेंगे कि नफ्स की कौन सी ख्वाहिशात जायज़ हैं, कौन सी नाजायज़ हैं, तज़किया नफ्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने मेहमानों से आपका तारुफ़ कराऊँ। हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं, हमारे साथ पहले भी हमारी नशिस्तों पे आते रहे हैं। अगर समाजी कामों की बात करें तो उसमें भी पेश रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा जमाल सेठी, सरपरस्त आला ऑल कराची ताजिर अलायंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शेख भाई, थैंक यू। जमाल भाई आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, थैंक यू, बुलाने का शुक्रिया। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो आजकल आपको छापे मारते हुए भी नज़र आ रहे होंगे, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वो कोई टेलीविज़न पर्सन है। हमारे साथ मौजूद हैं असद हनीफ भाई, चेयरमैन हैं ऑल कराची, प्रेसिडेंट हैं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम शरीफ। असद भाई आपको भी खुशामदीद कहेंगे, शुक्रिया। और जो मैंने छापों का जिक्र किया है उस पर भी हम बिल्कुल बात करेंगे। अपनी नशिस्त को आगे बढ़ाते हैं। जमाल भाई आपसे शुरुआत करते हैं। पिछले अगर हम कुछ सालों में हमारी इस नशिस्त पे मुलाकात हुई है और जब हमने ताजिर बरादरी की बात की है तो ताजिर बरादरी को बड़ी मुश्किलात का सामना था। बिल्कुल। इस वक्त क्या सूरत हाल है, कुछ बेहतरी आई है ताजिर बरादरी में? देखिए, कुछ बेहतरी तो इन द सेंस ये आई है कि काफ़ी चीज़ों पर पिछले रमज़ान के मुकाबले में इस रमज़ान में काफ़ी चीज़ें कम भी हुई हैं और रुकी हैं, बमाए एक दो चीज़ों के। जैसे पेट्रोल आप देखें 1-2 रुपए के फ़र्क पे रहा है, या खुरनोश की चीज़ें हैं वो रुकी रही हैं, सिवाय एक चीनी के या कुछ आइटम हैं जो बढ़े हैं, तो काफ़ी बेहतरी है अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किलात तो हैं, मुश्किलात बरकरार हैं। वो इसलिए कि देखें आप शहर के अंदर जो सीवरेज का निज़ाम है, रोडों का निज़ाम है, फिर ख़ास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आप देखें कि आए दिन रोज़ाना एक ख़बर ब्रेक होती है कि अभी एक लेटेस्ट वाक़या हुआ है, हमारे राना साहब हैं, उनके साथ 85 लाख की तारिक रोड के ऊपर रॉबरी हो गई। तो वो स्ट्रीट क्राइम है, तो ऐसा नहीं कि पुलिस भी काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है, अब डाकू पकड़े गए। देखें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर भी काम हो रहा है, मगर मुश्किलात एक नहीं है, बहुत सारी मुश्किलात हैं। अल्लाह करे कि वक्त के साथ ये चीज़ें हल होती चली जाएँ। अच्छा, ख़ास तौर पे जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो हम ये रॉबरी की वाक़यात जो हैं ये ज़्यादा सुनते हैं। जब अल्लाह ना करे किसी भी ताजिर के साथ ये वाक़या पेश आता है, क्योंकि आप लोग जो है वो सरपरस्त आला हैं, तो आप लोगों की तरफ से क्या लाहे अमल होता है? देखिए, हमारा लाया अमल ये होता है कि हम एडिशनल आईजी साहब जो हैं जावेद आलम मोडो साहब से या मुतलका एसएसपी डीआईजी से रब्ता करते हैं और बड़ा अच्छा रिस्पांस देते हैं। वो खासतौर पे हम ताजिरों को, जब से जावेद आलम मोडो साहब आए हैं, आईजी साहब हैं, ये इनका बड़ा अच्छा रिस्पांस है और क्विक रिस्पांस है कि फ़ौरन ताजिरों को देते हैं और कार्रवाई करते हैं उसके ऊपर। और कुछ पकड़े भी जाते हैं, कुछ चंद फीसद ऐसे केस होते हैं जो हल नहीं होते, बाकी 95% केसेस माशाल्लाह हल हो जाते हैं। तो अच्छा रिस्पांस है, देखते हैं। तो अभी जो आपने कहा कि प्रॉब्लम्स हैं, ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स रहती हैं किसी भी चीज़ की, तो जमाल भाई कौन सी ऐसी अहम प्रॉब्लम है जो आप चाहते हैं कि अगर इस नशिस्त से बैठ के आवाज़ जो है हमारे हुकाम बाला तक जाए तो उसको हुकूमत को पहली प्रायोरिटी में रखना चाहिए? सबसे पहले देखें, आजकल जो मेन वो है ना ट्रैफिक का निज़ाम, आप देखें सबसे ज़्यादा मुतासर उसने किया हुआ है। जो बंदा नाज़ाबाद से डिफेंस निकलता है या डिफेंस से नाज़ाबाद आता है, वो कम से कम 2-2 ढाई घंटे जो है वो रास्ते में ज़लील व ख्वार हो जाता है। बिल्कुल। तो ख़ास तौर पे इसके ऊपर जो है ना ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। डीआईजी साहब अभी तब्दील हुए हैं ट्रैफिक के, ख़ास तवज्जो दें कि रोड पे खड़े हों ट्रैफिक एहलकार और ट्रैफिक को सॉल्व आउट करें, क्योंकि ताकि एक आदमी निकलता है वो 1 घंटा सिर्फ रास्ते में ही फंस जाता है, तो वो काम क्या करेगा। ट्रैफिक के बाद दूसरे सड़कों का निज़ाम आप देखें वो बिल्कुल ही मफलूज हुआ है कराची में। सड़कें किस तरह की, अब तीसरी अब हम एक चीज़ देख रहे हैं कि आजकल वो सीमेंट के जो टाइल्स हैं वो रोडों पे लगाना शुरू कर दिए। देखिए, रोड की ग्रिप होती है, ये अभी खासतौर पर हम गाड़ी में बात करते हुए थे कि देखिए इस पर ग्रिप नहीं है, तो रोड डालें उसको प्रॉपर तरीके से कम ये नहीं कर सकते तो जहाँ पैचेस हैं, जहाँ गड्ढे हैं मेन शाहराहों के, उसके ऊपर डालें ताकि ट्रैफिक के लिए भी आसानी हो। हमारे कस्टमर जो आना जाना वो कतराता है,
कि मतलब 1 घंटा जाए और वो जोड़िया बाज़ार जाए तो वहाँ 2 घंटे पहले ट्रैफिक में लगाए, फिर 2 घंटे वहाँ फंसे। सबसे मेन चीज़ ट्रैफिक का निज़ाम जो है ना, सबसे पहले वो सही होने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल जी, ट्रैफिक का निज़ाम सही होने की ज़रूरत है। कल हमारे पास एसएसपी ट्रैफिक भी आए हुए थे डॉक्टर क़मर, और उन्होंने भी कुछ पॉइंट रेज़ किए थे कि ये चीज़ें अगर आवाम भी अपनी तरफ से देखे तो ये मसला हल हो सकता है। असद भाई, आपकी जानिब आते हैं। पूरे कराची के जो रेस्टोरेंट हैं उसके आप चेयरमैन हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है रेस्टोरेंट्स की, और सब सेट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ों पे जो है वो कंट्रोल है हमारे रेस्टोरेंट वालों का, इंडस्ट्री पूरी काम कर रही है और बस इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दिलाने की हमें ज़रूरत है, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको किसी तरीके से इंडस्ट्री का दर्जा मिले। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कई लाख लोगों का इससे जो है वो रोज़गार वाबस्ता है, जुड़ा हुआ है। और कोई तकरीबन सिर्फ कराची के अंदर जो है छोटे बड़े मिला के कोई 8 से 9 हज़ार रेस्टोरेंट इस वक्त मौजूद हैं, बिल्कुल। जिसको छोटी सी दुकान से लेकर एक और बड़े रेस्टोरेंट तक। तो इंशाल्लाह ताला इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री वाले भी इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि अपने मयार को अच्छा से अच्छा कर तो सकें। असद भाई, आपने जो दर्जे की बात की, थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिएगा कि दर्जे से मुराद क्या आप लोगों को दर्जा नहीं मिला हुआ? जी, अभी हम इंडस्ट्री में नहीं आते हैं। असल में पहले आज से 15-20 साल पहले तक पाकिस्तान में रेस्टोरेंट इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं होते थे। कई रेस्टोरेंट होते थे, लोग खाना पसंद इतना नहीं करते थे रेस्टोरेंट्स का। लोग आमतौर पे रेस्टोरेंट का खाना खाते नहीं थे, घर पे पका के खाते थे। अब ये ट्रेंड हमारे यहाँ चेंज हो गया है। बिल्कुल जिस चेंज तरह हो गया। दुनिया तेज़ हो रही है, इस तरह हमारा मुल्क भी तरक्की कर रहा है। तो लोग जो है ज़्यादातर अब घरों में जो खाना बनाने के बजाय जो है बाहर रेस्टोरेंट से मिलवाते हैं, मंगवा लेते हैं। तो फिर उससे ये होता है कि काफ़ी सेल्स बढ़ जाती हैं और इतने सारे लोग आ गए। यानी आज से अगर 20 साल पहले देखा जाए तो कराची शहर के अंदर मुश्किल से 600 रेस्टोरेंट, 500 रेस्टोरेंट भी नहीं होंगे। आज जो है सिर्फ बड़े रेस्टोरेंट्स की यानी बड़े से मुराद एक नॉर्मल दर्जे के रेस्टोरेंट जो हैं, जिनके पास 100 और 70-80 100 के सिटिंग के जो रेस्टोरेंट है, तकरीबन आपको 3 से 4 हज़ार मिलेंगे। इंशाल्लाह। और तकरीबन कोई 200-250 के करीब जो है वो आपको उससे बड़े रेस्टोरेंट मिलेंगे। हज़ार सिटिंग के शहर के अंदर रेस्टोरेंट्स हैं, उनकी तकरीबन कोई 20-30-50-70 के करीब तादाद है। और इससे बड़े रेस्टोरेंट भी हैं। तो फिर छोटे रेस्टोरेंट्स भी आ जाते हैं, जैसे फूड स्ट्रीट्स के ऊपर छोटी छोटी दुकानों पे क्योंकि बहुत अगर हम बड़े बड़े कराची काम में हो रहे हैं। देखें तो कराची में तो हर 2 कदम पे हमें एक रेस्टोरेंट नज़र जी आता जी है, जी। और ये बात मेरे लिए ज़रा सी शॉकिंग है कि अभी तक और वो अल्हम्दुलिल्लाह दर्जा नहीं सब मिला चल है। भी रहे होते हैं, सब कोई सब बंद भी चल नहीं रहे हो हैं, रहा अल्लाह था। ताला जी सबका अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबको रोज़गार रिज़्क़ चला रहा है। तो दिलाए। जी। इस सिलसिले में आपकी किसी से बात हुई, हुकूमती इदारे से किसी से बात हुई है? जी, इसके लिए हमने काफ़ी अभी अप्रोचेस करी हैं। इंशाल्लाह ताला हुकूमत भी अब हमारी है, हाँ, उस तो पे भी मैं इंशाल्लाह आऊँगा, उस पे भी बात कर रहे हैं कि वहीं से हमें जो है वो मौका मिलेगा आगे जाने का। और इंशाल्लाह ताला इसको अल्लाह ने चाहा तो अगले आने वाले 2-3 सालों में जो इंडस्ट्री का दर्जा हम दिलवाएंगे इंशाल्लाह। और ये बात तो वाकई में ये है कि कराची शहर में अगर हम 1 कदम पे जाएं, 2 कदम पे जाएं, तो कोई ना कोई रेस्टोरेंट हमें नज़र आता है। और अल्लाह ताला नवाजता सबको है, सबका कारोबार अपने अपने लिहाज से जो है चल रहा होता है। तो असद भाई, जो आपकी एसोसिएशन है, इसमें कितने मेंबर्स हैं? हमारी एसोसिएशन में तकरीबन कोई रजिस्टर्ड मेंबर जो 1000 से ऊपर हैं। 1000? 1000 से ऊपर हमारे पास जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं वो 1000 से ऊपर हैं। और उनके सिर्फ हमारे अगर रेस्टोरेंट सिर्फ हमारी जो मेंबर्स हैं उनके अंदर अगर बात की जाए तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी तादाद है हमारे पास। बिल्कुल, 1000 से ऊपर लोग रजिस्टर हैं। और इसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो छोटे से छोटा रेस्टोरेंट जो है तकरीबन उसने कोई 25 से 30 लोग रखें, और बड़े से बड़ा रेस्टोरेंट जो है उसके पास 250-300 लोग। बिल्कुल है, और सबका माशाल्लाह रोज़गार चल रहा है। ज़ाहिर है वैसी नौकरियों का बड़ा एक फुकदान रहता है, लेकिन रेस्टोरेंट फील्ड में अब बहुत अच्छी सैलरी भी मिलने लगी है। अगर आपका थोड़ा तजुर्बा है तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं और सैलरी भी अच्छी मिल रही है। अच्छा सद भाई, हमारे यहाँ जब कोई चीज़ चलने लगती है तो हर कोई उस काम में जो है वो चाहता है कि हम भी उस काम का हिस्सा बन जाए, लेकिन एक्सपीरियंस के बगैर भी लोग घुस जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर एक रेस्टोरेंट खोलना है, क्योंकि माशाल्लाह आपके भी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जो चल भी रहे हैं, अगर कोई बंदा रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा है तो किन चीज़ों का ख्याल उसको पहले रखना चाहिए? सबसे पहले तो इसका ये है कि एक कहीं पे जॉब करके इसका एक थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहिए। क्योंकि लोग डायरेक्ट खोलने जाते हैं या उनको कोई शेफ़ मिल जाता है या कोई मैनेजमेंट का आदमी मिल जाता है। लोग खाना खाने जाते हैं, उनको लगता है मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, वो कहते हैं चलो भाई इस मैनेजर को रख लो, इस शेफ़ को रख लो तो रेस्टोरेंट चल जाएगा। ऐसा नहीं है, इसके पीछे बड़ी एफ़र्ट्स होती हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं। फिर वो बेचारे लोग बेवकूफ़ बनते हैं, फिर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। तो इस तरह से किसी पे डायरेक्ट भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ख़ुद उसको तजर्बा करना चाहिए, चाहे वो छोटा काम करे। खुद तजुर्बा करके, खुद एक्सपीरियंस करके, कहीं जॉब करके, कहीं किसी दोस्त के पास जो सक्सेसफुल जिसका मॉडल हो उसके पास रह के पहले चीज़ों को देखे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल,
जब उसको समझ में आने लगे कि यार ये काम कैसे चलेगा, उसके बाद उसको कारोबार करना चाहिए। क्योंकि तो ये हर चीज़ को successful बहुत हो जाता आसान समझ लेते हैं लोग कि जी अगर एक रेस्टोरेंट चलाना है, जबकि मेरे कुछ दोस्तों के हैं तो मैं देखता हूँ बड़ा मुश्किल काम है ये, मतलब आसान जॉब नहीं है अगर आपका एक्सपीरियंस ना हो तो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैंने भी शुरू में जो है इसी तरह से एक्सपीरियंस किया, लोगों के पास जाता था, बैठता था, मुख्तलिफ कराची के काफ़ी बड़े बड़े जो बड़े काम करते थे उनसे दोस्तियाँ की, तो फिर मैंने काम भी बड़ा किया। तो याद रखें, हमेशा सक्सेसफुल मॉडल को पकड़ें। हर कारोबार के अंदर, कोई भी कारोबार कर रहे हो, उस कारोबार में अगर आपने सक्सेसफुल मॉडल को पकड़ा, सक्सेसफुल मॉडल को अपना जो है वो बनाया कि मुझे ऐसा काम करना है, फिर उनसे दोस्ती करोगे, उनके पास आओगे जाओगे तो वही वाला काम करोगे। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा खासा आपका बिजनेस भी है, आप और भी काम कर रहे थे, सियासत में आने का शौक़ क्यों हो गया भाई, ये बताएं पहले आप। सियासत में आने का शौक़, मैं पहले, आपने मुझे देखा होगा शहरी भाई कि मैं एक एनजीओज़ के साथ काम करता था। बिल्कुल बिल्कुल करते एक थे। जो है सोशल वर्कर था, सोशल वर्क करता था, लोगों के साथ मिलना जुलना, लोगों के काम आना। कोविड के अंदर बहुत काम किया मैंने, पाकिस्तान में काम किया, टर्की के ज़लज़ले में मैं काम किया जेडीसी के साथ मैंने, फिर उसके अलावा भी मैं मुख्तलिफ एनजीओज़ के साथ काम करता रहा। बिल्कुल। जेडीसी के साथ मैंने बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया ज़फ़र अब्बास के साथ। देन ये हुआ कि मेरे डॉक्टर आसिम से एक ताल्लुक़ बना, फिर डॉक्टर आसिम ने मुझे बोला कि भाई तुम सियासत करो और तुम्हारे जैसे लोग सियासत में होने चाहिए। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर ये मेरा काम ही नहीं है, मैं कैसे सियासत कर सकता हूँ, मैं तो इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आता सियासत होती कैसी है। हमसे तो आप जो है वो रोटी सालन बिकवा लें, कोई और कारोबार करा लें, कोई भी बिज़नेस करा लें, हम कर लेंगे, हम ये नहीं कर सकते। मगर डॉक्टर आसिम ने फिर कहा कि नहीं भाई, आपने जो है वो सियासत करनी है, आप जैसे लोग अगर नहीं आएंगे तो हमारा मुल्क सीधा नहीं होगा। अच्छा असद भाई जैसे लोगों की, जमाल भाई जैसे लोगों की इस वजह से भी ज़रूरत है कि ज़ाहिर है इन लोगों को कोई ऐसा लालच नहीं होता कि भाई हम इस चक्कर में हो जाए, क्योंकि अमूमन लोगों के जहन में होता है कि जी पॉलिटिक्स में या सरकारी जॉब इस वजह चाहिए कि पैसा कमाना है, तो ज़ाहिर लालच नहीं होता। और फिर जो काम आजकल असद भाई कर भी रहे हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ैनब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक मैं ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। जनाब क्या बना रही हैं आज आप? आज बन रही है रेशमी मलाई हांडी। रेशमी मलाई हांडी, वाइट हांडी। ठीक है, तो किस तरह बनती है ये थोड़ा सा बताएं। बस ये मैंने दही में पहले चिकन को मैरिनेट किया, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, कसूरी मेथी, अदरक लहसुन के साथ सौते किया, मैरिनेशन किया। अब इसको मैंने कुक होने के लिए रख दिया है डालडा कुकिंग ऑयल में। और रमज़ान मुबारक में रमज़ान मुबारक को मज़ीद पर रौनक बनाने के लिए डालडा लाया मुनफरिद रमज़ान पैकेजिंग, जो है डालडा की तरफ से अपने सार्फिन के लिए एक तोहफ़ा। रमज़ान की बरकतें, डालडा की बचत, साथ साथ डालडा के रमज़ान, और जहाँ मामता वहाँ डालडा। वहाँ डालडा। अच्छा आप जो कह रही हैं कि रेशमी, तो इसमें ये मलाई भी डलेगी? जी हाँ, यही तो इसको एक्चुअली मलाई जो डलेगी, इसका रेशमी टेक्सचर क्रीम से ही आएगा। अच्छा आज जो दोनों हमारे मेहमान हैं ना, उन्हें खाने का भी शौक है और वो अच्छा। ये बता भी देते हैं कि खाने में क्या कम है क्या ज़्यादा है, ओके। तो ये देख लें आप, नंबर आने चाहिए आपके पूरे। इंशाल्लाह ज़रूर, ये बहुत पसंद आएगी, पसंद आएगी इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा ये बताएं कि इसमें थोड़ा सा और डाल देना, डालडा डालें और ज़रा, वरना मेहमान कहेंगे सुबह सुबह खिला दिया जी। डालडा भी हमें डालना था, हम बातों में तो थोड़ा लग जाते हैं ना, तो वो बस जहन से निकल जाता जहन से, जी। तो ये हमने डालडा कुकिंग ऑयल इसमें ऐड किया है, ठीक है। और बस अब ये कुक हो रहा है। और ये कितने ड्यूरेशन में तैयार हो जाता है वैसे? बस ये जितना हमारे पास टाइम होता है, 10-15 मिनट इंशाल्लाह। वैसे ये डिश कितनी देर में तैयार होती है नॉर्मली? 10-15 मिनट में तैयार, क्योंकि मैरिनेशन हुई भी होती है। बोनलेस चिकन है, आपको पता है, बोनलेस वैसे ही जल्दी टेंडर और जूसी हो जाती है, तो ठीक है जी, अभी 10-15 मिनट में ये बन के रेडी हो जाए। अगर आपकी हम किसी होटल पे जॉब लगवा दें तो आप 10-15 मिनट में कढ़ाई बना के दे देंगी? जी जी, आराम से। चलें उसकी भी हम कुछ उसके लिए भी अभी हम कुछ बात करते हैं। और जमाल भाई आपकी जानिब आते हैं कि जैसे कि इस वक्त में ज़ाहिर रमज़ान मुबारक का महीना है और ज़ाहिर लोग आते भी हैं, अपने साथ कैश भी लेकर आते हैं, तो अगर हम बात करें बाज़ारों की सिक्योरिटी के हवाले से, तो क्या सिक्योरिटी मुतमईन है बाज़ारों के अंदर? देखें इस वक्त तो अभी तो 10 रोज़े हैं, अभी मार्केट खुलना शुरू होंगी। 20 रोज़े के बाद जो है, अब जो हमारी अलाइंस है और कराची ताज अलाइंस, ये तकरीबन शहर के अंदर कोई 20 से 22 कैंप लगाती है हर मार्केट के अंदर। ठीक है। तो उसमें सबसे अच्छा सपोर्ट जो होता है वो पुलिस का हमारे साथ सपोर्ट होता है, ट्रैफिक का सपोर्ट होता है। वो कैंप्स में लगा के लेडीज़ एहलकार भी उसमें बैठती हैं उस कैंप्स के ऊपर, और ये पुलिस के एहलकार भी बैठे होते हैं, ट्रैफिक वाले होते हैं, या रेंजर्स भी कोऑर्डिनेशन में होती है। तो आखिरी के 10 दिन तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सेफ एंड साउंड होता है, क्योंकि वो ज़्यादा ख़रीदारी उसी 10 दिनों के अंदर होती है। बिल्कुल। तो तकरीबन जो अच्छी बड़ी मार्केट्स हैं, जैसे अल्लाह रखा मार्केट हो गई, या लाइट हाउस हो गई, या गरीब शाह मार्केट हो गई, या हैदरी हो गई, इस तरह की जो क्रीम मार्केट्स हैं वहाँ पे कैंप्स लग जाते हैं। तो उसमें हम खुद भी साथ होते हैं, मतलब हमारे जो मार्केटों के सदूर होते हैं, तो वो कमेटी वहाँ बैठती है उनके साथ। तो या उसमें एक चीज़ नहीं होती कि मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, उसके अलावा भी बहुत से मसाइल होते हैं। किसी का बच्चा गुम हो गया, मार्केट में चीज़ें हो गई, तो वो फ़ौरन कैंप पे आ जाता है, तो उसका बच्चा मिल जाता है।
तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। आखिरी के 10 वर्ष से काफ़ी सेम साउंड हो जाते हैं। पिछले 2-3 साल से पुलिस बहुत ज़्यादा ताउन कर रही है, उसमें लेडीज़ पुलिस भी बैठी हुई होती है, तो बहुत ज़्यादा ताउन होता है। तो और ये आप कह रहे हैं कि आखिरी के 10 दिनों में ये कैंप बिल्कुल होता है। आखिरी के 10 दिनों में वो कैंप लगते हैं तो हमारे। ये चलें बड़ी अच्छी चीज़ रहती है, आपने ये वाला पॉइंट भी सही किया कि अक्सर बच्चे भी जो हैं वो इधर उधर हो जाते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं फिर वो इधर उधर हो जाते हैं, तो भाई ज़रा बच्चे अपने जो है वो संभाल के रखने चाहिए। अच्छा जमाल भाई, आप लोगों ने एक काम भी शुरू किया था, अभी उसकी क्या सिचुएशन है? कैमराज जो हैं, जो सीसीटीवी कैमरा इस वक्त में एक बड़ी ज़रूरत बन चुके हैं हर जगह के लिए, तो जो हमारी मार्केट्स हैं, मेन मार्केट्स हैं, उसमें अभी हैं सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल है? अच्छा, मार्केट्स के हवाले से ये है कि मार्केट में तो ऑलरेडी पहले जो थे वो कैमरे लगे हुए होते थे। जितनी अच्छी बड़ी मार्केट्स हैं सब में कैमरे लगे हुए होते थे, मगर उसका प्रॉब्लम ये था कि वो मार्केट का एक्सेस हमारे पास ही होता था, वो कैमरे हमारे पास लगे हुए। फिर ये जब कम्युनिटी पुलिसिंग फॉर्म हुई तो इसमें ये अच्छा हुआ कि हर कैमरे हर एरिया के उस थाने के अंदर जाके फिट हो गए। बिल्कुल। तो उसका रिस्पांस अच्छा होता था। किसी का माल छिन गया या कुछ चीज़ होती थी तो या उसके अलावा बहुत से मसले मसाइल होते थे तो वो कैमरा के थ्रू पकड़े जाते थे। अभी भी हमारी जो मीटिंग्स होती हैं पुलिस के साथ, तो ख़ास तौर पे एडिशनल जी साहब ये बहुत ज़ोर देते हैं इसके ऊपर कि कैमरा, और हम लोग भी ज़ोर दे रहे हैं कि साथ में कैमरे लगाते चले हैं। तो माशाल्लाह जब से ओडोज़ आपका दूसरा टर्न आउट है तो कराची शहर में आप देखेंगे अपनी मदद आपके तहत काफ़ी ज़्यादा कैमरे लग चुके हैं माशाल्लाह, और सीपी के मेरे ख्याल से कोई 15-20 के करीब सेटअप मुराद सोनी साहब लगवा चुके हैं अभी तक। और उसमें फिर काफ़ी क्रिमिनल्स भी डिटेक्ट भी हुए हैं, बिल्कुल क्योंकि हुए। मार्केटों में पूरी पूरी चोरियां हो जाती थी रात के टाइम पे, ये बड़े मसाइल रहते थे, हम और सुनते रहते थे इस तरह की चीज़ें। बिल्कुल, उसमें असल में ये कि हर एरिया को जो है ना वो इन आउट हर चीज़ कवर कर दी गई है। फिर उसमें निशानदेही आराम से हो जाती है, कोई सुजुकी छीन रहा है या कोई माल की भरी हुई या कोई पिस्तौल दिखा के मोबाइल छीन लिया या किसी के साथ कोई जेवर छीन लिया, तो उसकी पिक्चर कम से कम आपके पास आ जाती थी कि ये बंदा इसके अंदर मुलविस है, तो वो तमाम जगह कन्वे हो जाती थी, तो उसको पकड़ना भी आसान हो जाता था और उसमें वारदात भी कम हो जाती थी उस एरिया के अंदर। अच्छा, आप लोगों की जो ऑल ताजिर अलायंस है, ऑल कराची ताजिर अलायंस, इसमें कितने मेंबर्स हैं, कितनी मार्केट शामिल है? देखिए उसको मेंबर्स को तो आप गिन ही नहीं सकते ना, क्योंकि जो हमारे पास मार्केट्स हैं वो 130-140 ऊपर कराची की मेन मार्केट्स हैं, और एक मार्केट के अंदर कोई किसी में 1400 दुकानें, किसी में 1200 दुकानें, किसी में 400 दुकानें। 130 मार्केट्स हैं आपके पास? 130-140 से ज़्यादा होंगी, इससे ज़ाहिर इससे कम नहीं है, ये तो कंफर्म है 130-140। तो उसमें आप एक मार्केट 1200 पे भी, जैसे लाइट हाउस है 1200 दुकानों में मुश्तमिल है, इस तरह जामा कलात हो गई या दूसरी मार्केटें हो गई, या ग्रीन टिम्बर मार्केट हो गई, हैदरी हो गई, लियाकताबाद हो गई, इस तरह बल्दिया की है, हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी नुमाइंदगी है। तो एक एक मार्केट में कम से कम कोई 1200 दुकानदार है, तो आप उस पर एक एक दो दो वर्कर भी रख लें तो आप मेंबर्स गिनने जाए तो वो लाखों की तादाद में बिल्कुल। तो वर्कर्स हो जाते हैं। अच्छा, और एक बड़ी मुझे अच्छी चीज़ लगती है कि जो ताजिर बरादरी है वो फलाही कामों में भी बहुत आगे आगे रहती है, और कोई भी अगर अल्लाह ना करे ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो ताजिर बरादरी सबसे पहले खड़ी हुई होती है हमारी। बिल्कुल, ताजिर बरादरी तो हमेशा आपकी मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, वो हर जो भी आफत आती है उसमें आपके साथ ही होती है। कोविड से लेकर जो भी आप उठाएं तो वो अपने पाक फ़ौज, अपनी मुतलका जो गवर्नमेंट होती है उसके साथ हमेशा खड़ी हुई है, मगर हम भी कुछ रिस्पॉन्स चाहते हैं इन लोगों से कि हमारे मुश्किलों में हमारे साथ भी खड़े हों। बिल्कुल जी, ये बात हम हर दफ़ा हर प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं कि जो हमारी ताजिर बरादरी है वो हर मुश्किल में खड़ी हुई होती है, चाहे कोई अल्लाह ना करे ऐसा वाक़या हो जाए या और लोगों की मदद के हवाले से, और गवर्नमेंट को भी इससे बड़ी हेल्प मिलती है। लेकिन फिर गवर्नमेंट को भी चाहिए कि भाई हमारी ताजिर बरादरी के जो मसाइल हैं वो उनको हल करें। और जहाँ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं वहीं असद भाई मेरे सामने बैठे हुए नज़र आते हैं। असद भाई, जैसे कि डॉक्टर आसिम ने आपको कहा कि आप सियासत में आ जाएँ, एंड देन फिर आपने माशाल्लाह सियासत में कदम रखा, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है सियासत? क्योंकि एक अलग ही ज़ाहिर है आपके काम से हट के चीज़ थी, तो कैसा एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है। असल में मुझे सबसे बड़ा वहाँ पे एज जो मिला वो ये मिला कि मैंने जब इलेक्शन लड़ा तो पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तारीख़ी वोट आवाम ने मुझे दिया। यानी हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो लोगों के दिमाग में ऐसा था कि शायद ये उर्दू स्पीकिंग इलाकों की नुमाइंदगी नहीं करती है, मगर वहाँ पे जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो तकरीबन 15,300 के करीब मुझे वोट मिले, और मेरे ज़िंदगी में पहली बार, यानी जब मैंने शमूलियत हुई तो उसके 3 महीने बाद या 4 महीने बाद ही इलेक्शन हुए, और अल्लाह पाक ने इतने बड़े नंबर्स दिए वहाँ पे मुझे, तो पीपल्स पार्टी ने इस चीज़ को देखा और वहाँ पे जो है मुझे अच्छा असद भाई, ये वाकई में कन्फ्यूजन है कि पीपल्स पार्टी की जहाँ बात जहन में आती है, मैं मेरी कन्फ्यूजन नहीं है, कुछ लोगों की कन्फ्यूजन होती है कि जो उर्दू बोलने वाली अक्सरियती इलाके हैं वहाँ पर ये काम नहीं करेंगे, इस चीज़ को कैसे दूर करें? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये हमारे शहर के अंदर एक बड़ी बुराई रही है, और शहर में क्या हमारे पूरे मुल्क में, कि तासुब की बुनियाद पे जो है ना लोगों को बड़ा लड़ाया गया है और बड़ा लड़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तमाम लोगों की, कराची से लेके कश्मीर तक की तमाम लोगों की वो सियासी जमात है, और जमहूरियत
जो वर्ड है ना उसको स्टार्ट करने वाली 1967 में जब भुट्टो साहब ने इसका आगाज़ किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो उनका सबसे पहले झगड़ा यही था कि इस मुल्क को जो है जमहूरी, प्योर जमहूरी मुल्क बनाया जाए और जमहूरियत के लिए फ़ैसले किए जाएं, और उन फैसलों को करके जो है वो जमहूरियत का एक, समझो कि इस घराने ने अपनी इतनी कुर्बानियाँ दी। आप मुझे कोई ऐसी सियासी जमात बताएं कि जिसके लीडर्स जो है, घर के लीडर्स जो जिनको जो है वो फांसी पे लगा दिया गया हो, जिनके बेटों को शहीद कर दिया गया हो, जिनकी बेटी को शहीद कर दिया गया हो, आज उसके बावजूद भी आज उनकी औलाद, उनका शौहर और इस तरीके से पूरा ख़ानदान खिदमत में लगा हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला आई होप सो कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है। लगातार इस बात का सबूत ये है कि लगातार सिंध के अंदर जो है वो हुकूमत को बनाना, हमेशा अपना सीएम को लेके आना चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह ताला आई होप सो कि आगे जाके बहुत अच्छा और अच्छा डिलीवर होगा। और तमाम अब जब हम वहाँ पे आ गए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और उर्दू स्पीकिंग लोगों का इलाका है, तो आप देखो काम कर रहे हैं और खुल के काम कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं जब आपकी लोग वीडियोस देख रहा था और उसमें मैं देख रहा हूँ कि आप आजकल इंक्रोचमेंट पे जी। बड़ा काम कर रहे हैं, और जो इंक्रोचमेंट है उसको बिल्कुल खाली होनी चाहिए, जो जिसने भी नाजायज़ तजावज़ात की हुई होती हैं। तो असद भाई, उसमें रिटेलिएशन कितना आ रहा है, मसला कितना आ रहा है? क्योंकि ये बात तो हकीकत है कि जो ज़ाहिर जब लग रही होती है तो उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के नीचे की सतह के लोग मिले हुए होते हैं, ज़ाहिर तभी लगती है। अब जब आप उसे हटाने जा रहे हैं तो आपको किन मुश्किलात का सामना आ रहा है? देखिए जी, इस वक्त जो हमें अफसरान मिले हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा डीसी है ताहा सलीम, उसका बड़ा हमारे साथ रोल है काम के अंदर। जब उनके साथ बैठे, फिर हमारे पास जो एंटी इंक्रोचमेंट का जो डायरेक्टर है वो बहुत अच्छा हमें मिला, डॉक्टर आसिम साहब की सरपरस्ती है, सईद गनी साहब की सरपरस्ती है, ख़ासकर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब की सरपरस्ती है कि भाई हमने उनसे इजाज़त ली कि आप हमें खुल के काम करने दें। देखिए जी, मेरा वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर कोई स्टेक नहीं है, ना मैं एमपी हूँ वहाँ पे, ना मैं एमएनए हूँ वहाँ पे, ना ही तो जो है मैं टाउन चेयरमैन हूँ, ना मैं यूसी चेयरमैन हूँ। मगर बात यह है कि अगर कोई नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैं अपने घर की हिफाजत कौन करेगा? बिल्कुल। अपने घर की हिफाजत मैं खुद करूँगा। मेरा घर है, कैसे हो सकता है? अगर किसी को ज़्यादा शौक़ है, ज़्यादा मोहब्बत है और किसी से भी मोहब्बत है, तो वो अपने घर के बाहर लाए, अपने घर के दरवाजे पे ठेला और पतारा लगवाए। उसको पता चलेगा जब उसकी माएँ, बहनें, बेटियाँ घर से आने जाने में तकलीफ़ होगी। मेरे को इसकी सबसे बड़ी मुझे किक वहाँ से पड़ी जब मैंने यहाँ पे लियाकताबाद के अंदर एंटी इंक्रोचमेंट पहली कराई। मैंने पहली एंटी इंक्रोचमेंट कराई। मेरे पास बेशुमार कंप्लेंट्स थी कि भाई लियाकताबाद में गाड़ियाँ आती हैं, रमज़ान आने वाले हैं, 2-2 घंटे लोग लियाकताबाद के बाहर गाड़ियाँ जो है वो जाम होती हैं ट्रैफिक में। तो मैंने जब वहाँ पे जाके देखा कि यार ये गाड़ियाँ क्यों जाम होती हैं, ट्रैफिक पुलिस सही काम नहीं कर रही, क्या मसला है? तो पता ये चला कि एक रोड के ऊपर जो है तकरीबन 45% के करीब तो जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट हुई थी। बिल्कुल ऐसा जब वो 45% मैंने एंटी इंक्रोचमेंट हटाई, तो आज आप उस रोड से जाओ, कसम खुदा की आज 11वां रोज़ा हो गया, लोग मुझे दुआएं दे रहे होंगे कि जब वो लियाकताबाद से गुजर रहा होगा और वो न्यू कराची जा रहा है, वो गुलशन इकबाल जा रहा है, सोराबगुट जा रहा है, कोई भी आदमी जब उस रोड से गुजरता है और उसको वो रोड खाली मिलता है रोज़े की हालत में, क्या आप मुझे बताओ, वो चाहे कुछ बोले नहीं बोले, मुझे पता है मुझे मेरे हिस्से की दुआ। अच्छा असद भाई, मुझे एक बात बताएं कि ये जो इंक्रोचमेंट होती है, इनको किसकी सरपरस्ती होती है? ज़ाहिर है मैं एक आया हुआ हूँ कहीं से, किसी दूसरे शहर से आया हूँ, कराची आके कोई भी बिजनेस कर सकता है, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं, पूरा पाकिस्तान सबका है, ये बात नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है मैं एक नए शहर में आता हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वहाँ पे एक इतना बड़ा कार्ट लगा रहा हूँ या ठेला लगा रहा हूँ, तो किसकी सरपरस्ती किसकी होती है? कुछ पैदागिर टोला है, कुछ 2 नंबर लोग हैं जो डिपार्टमेंट में काली भीड़े हैं, जो वो लोग ये काम करते हैं। और इंशाल्लाह ताला अब आने वाले दिनों में कल परसों में आप एक आध मेरी वीडियो देखेंगे जिसमें इनको हाईलाइट करूँगा कि अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कम से कम जो है अगर कोई इस तरह का अफसर पाया गया और कोई पकड़ा गया या किसी की शिकायत मौसूल हुई लेते देते, तो मैं आपको ये आपके शो में बात बोल रहा हूँ, सहरी का वक्त है, मैं उसकी FIR कटाऊँगा। अच्छा असद भाई, इससे जो ज़ाहिर है आप काम कर रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त काम है, मैंने वीडियोस देखी, मैंने कहा भाई अब असद भाई तो हमारी जॉब भी ख़तरे में पड़ गई है कि असद भाई टारगेट प्रोग्राम ना शुरू कर ले। तो असद भाई, इससे आपके क्या अपने लोग दुश्मन बनते हैं? मैं अपने लोगों में ये नहीं कह रहा कि जो सीनियर्स हैं, ज़ाहिर है उनका तो आपको एक उनकी तरफ से तो गो हेड है कि आप करें, लेकिन जो नीचे लोग हैं कहीं ना कहीं किसी का स्टेक है तो वो दुश्मन बनते हैं। देखिए जी, कहीं पे भी ना 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सही है ना? तो ये सियासी जमात है, आते लोग इसमें खिदमत के लिए और सियासत को समझते ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये सियासत को जो है ना वो समझते हैं शायद कोई ये बदमाशी है,
कोई जो है ये बहुत ज़्यादा जो है इससे एम्पावर हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, या 4 लोग जो है आते जाते जो है सलाम ठोकना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है। सियासत बेसिकली नाम है खिदमत का। जो ये काम सियासत जो नाम है वो है खिदमत का नाम है। खिदमत का जज्बा हो जिसके अंदर है उसको सियासत करनी चाहिए। और मैं तो हर नौजवान को दावत देता हूँ कि वो सियासत में आएँ। अगर आप अपनी हिफाजत, अपने गली, अपने मोहल्ले, अपने इलाके, अपने शहर की हिफाजत आप नहीं करोगे तो यकीन करो कोई आपकी जो है फ़िक्र नहीं करेगा। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, कुछ जगहों पे ऐसी मैंने इंक्रोचमेंट सभी करवाई। जब मैंने एक वो करा ली तो जब मैंने उसकी वीडियो, अच्छा ये वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि लोगों को प्रूफ रहे कि ये मैंने कराया। और अगर कोई उधर पैदागिरी कर रहा होता है, 2 नंबरी कर रहा होता है, तो फ़ौरन से पहले मुझे टैग करना शुरू कर देता है सोशल मीडिया के ऊपर कि असद हनीफ साहब देखें आपने कराया था, दोबारा हो गया। तो फिर मैं दोबारा वहाँ पे एंटी इंक्रोचमेंट की टीम में भेजता हूँ। मेरा काम सिर्फ एंटी इंक्रोचमेंट कराना नहीं है, मेरा काम, मेरी ज़िम्मेदारी है। मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं वहाँ पे पानी का मसला हल करूँ, मैं वहाँ पे जो है बिजली का मसला हल करूँ, मैं वहाँ पे जो है वो सेवरेज के मसाइल हल करूँ, मैं वहाँ पे उन इलाके के लोगों की, नौजवानों की नौकरी के मसाइल हल करूँ, मैं उनके रोज़ी रोज़गार के मसाइल हल करूँ। मगर इसका मकसद ये नहीं है कि मैं उनको ये इजाज़त दूँ कि लोगों का रोड ब्लॉक करो। मैं इस चीज़ की हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ये खुद काम नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये भी शौक़ उठा के भाई असद हनीफ के पीछे पड़ जाओ, या इसने ये करा हुआ है, इसने ये होटल बनाया हुआ है। भाई मैं हलाल की अपनी रोज़ी करता हूँ, अल्लाह पाक मुझे हलाल से देता है। मैं बिल्कुल भी किसी भी तरह से मैं कोई हरामी काम नहीं करता हूँ जिसके अंदर कहीं हराम का खदशा हो। तो सिर्फ मैं लोगों को ये बात कहता हूँ कि भाई तरीके से चलो। मैंने बेड़ा उठाए अपने घर, अपने इलाके, अपने मोहल्ले को साफ़ करने का, हर तरह से साफ़ करने का, चाहे वो सॉलिड वेस्ट के मसाइल हों, चाहे वो पुलिस के मसाइल हों, किसी भी तरह से। आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अभी इन्होंने बोला, आज पहली बार मैं देख रहा हूँ कि आज जो है वो ताजिर कम्युनिटी पुलिस की तारीफ़ कर रही है आपके सामने। इन्होंने कहा कि भाई पुलिस का जो है, ताजिर कम्युनिटी तो पुलिस की तारीफ करती रहती है, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए भाई ताजिर कम्युनिटी का साथ पुलिस दें। किसकी, हुकूमत की तो है ना। नहीं, इसके अलावा भी दें। देखिए इस वक्त इसके अलावा भी तो बिलावल साथ साहब देना ने असद भाई। देखें इस मरतबा एक मीटिंग करी और सारे ताजिरों को बुलाया, ताजिरों से बात की, ताजिरों से उनका हाल अहवाल किया। और उसके बाद जो है वो उसको भी जो है वो अक्सर हमारा, वैसे तो मीडिया बहुत अच्छा है, मगर कभी कभार जो है ख़ास तौर पे हमारे लोगों के साथ जो है वो थोड़ा लेकिन सा, ये चीज़ें बहरहाल चलती रहती हैं। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल असद भाई ने सही कही है कि जी अपने घर को साफ़ करने का, जैसे हम कहते हैं ना हमारा घर है तो ये मुल्क भी हमारा घर है, ये शहर भी हमारा घर है, तो हम सबको मिल के कोशिश करनी चाहिए। और अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो उसके बारे में मनफी प्रोपोगेंडा नहीं करना चाहिए। जैनब ने मलाई, क्या था डिश का नाम? रेशमी मलाई हांडी। रेशमी मलाई हांडी, आहा, तैयार कर दिए जी। बड़ा हाँ। ज़बरदस्त सा इसका इस वक्त लुक है और बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा इसको हिला जुला लेते हैं हम ताकि और अच्छे से, लेकिन बिल्कुल बचा के, मुझे अभी कोई स्टेन नहीं चाहिए अपने बिल्कुल भी कपड़ों नहीं, पर। और स्टेन हो भी नहीं सकता खाना बनाते हुए ज़िद्दी दागों से। क्या डरना, सर्फ एक्सेल है ना। बिल्कुल जी, सर्फ एक्सेल है ना, इसी वजह से मैं ये सहरी कर रहा हूँ, जी। क्योंकि 2 दफ़ा मेरे सूट के ऊपर जो है इन्होंने स्टेन लगाया है। जी। एक दफ़ा लेकिन सर्फ निहारी का एक्सेल था। ने साफ कर दिया ना, हाँ, तो फिर ये- डर किस बात का, हाँ, ये खाना है कि बनाते हुए। सफाई हो गई, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम होता है। अच्छा, ड्रिंक क्या बना रही हैं आप? ड्रिंक मैंने बनाई है स्ट्रॉबेरी मार्गरीटा। स्ट्रॉबेरी मार्गरीटा मार्गरेटा। जी। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है भाई, क्या बला है ये? ये वाइट सोडे के साथ मिलके स्ट्रॉबेरी की प्यूरी के साथ बनती है और बहुत टेस्टी होती है। अभी आप सहरी में जब इसको पियेंगे तो आपको इसकी अफादियत का अंदाजा होगा। और ये जो उस पे आपने पत्ते डाल दिए, जी, क्या ये मिंट पुदीना लीव्स है? हैं और मिंट इसके है। अंदर भी मिंट है, और थोड़ा गार्निशिंग के लिए भी मैंने मिंट लीव्स ऊपर डाले हैं। ठीक है जी, ये सिर्फ वो कहते हैं ना उसके खूबसूरती लिए होता है, के लिए। खूबसूरती के लिए होता है, अदरवाइज उसका कोई काम नहीं होता। कि जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो खाना, तो हम खाने से पहले गार्निशिंग जो होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और सेट पे आपको नज़र आ रहे होंगे नेल्सन, क्योंकि ज़ाहिर है पेंट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये कहते हैं रंग ज़िंदगी का। नेल्सन पेंट आला मेयार का नेशनल पेंट ब्रांड है और आप नेल्सन पेंट की फ्री कलर एडवाइजरी सर्विस इस्तेमाल करें, जिसके ज़रिए क्वालिफाइड कलर कंसल्टेंट का मशवरा भी आप ले सकते हैं नेल्सन से। और मुफ्ती मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं, बात हो रही है तस्किया नफ्स के हवाले से। मोहसिन भाई, तस्किया नफ्स के बारे में कुरान पाक में क्या हुक्म है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, क़द अफ़लाह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो कि खालिक़ कायनात हैं, और लाखों दुरूद सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो कि अल्लाह के महबूब अल्लाह और रहमतुल्लिल आलमीन अल्लाह ने बनाया। कुरान हकीम में
वैसे तो बहुत सारी जगहों पर नफ्स के हवाले से अल्लाह ने तज़किरा फरमाया, लेकिन सूरह शम्स में अल्लाह ने बड़े वाज़ेह तौर पर फरमाया। सूरह शम्स के अंदर फरमाया क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, बेशक। और खाक आलूद हुआ यानी बर्बाद हो गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स के पैरवी या नफ्स की मानना शुरू कर दी। इस आयत में अल्लाह ताला ने इससे पहले 11 कस्में खाई सूरह शम्स के अंदर, और कस्में खाते हुए फिर अल्लाह ने फरमाया कि आखिर में कि अगर असल कामयाबी देखनी है कि सबसे असल कामयाबी वो है वो ये कि इंसान अपनी ख्वाहिशात नफ्स के ऊपर काबू पा ले और उसे हर बुराई से पाक कर ले, और बुराई से पाक ही ना करे बल्कि उसका तज़किया कर ले, यानी प्यूरिफिकेशन जिसे हम कहते हैं कि इंसान अपना मुहासबा कर ले कि उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरे। जैसे कि हम अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन सामा रमज़ाना ईमान एहतसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने ईमान के साथ एहतसाब भी किया कि आज का मेरा रोज़ा कैसा गुजरा, यानी कि कोई गुनाह तो नहीं किया, झूठ तो नहीं बोला, गीबत तो नहीं की, किसी के साथ कोई गलत बात तो नहीं की, तो मुहासबा करते हुए दिन गुजारता है तो अपने नफ्स का तज़किया कर रहा होता है, अपने आप को गलत काम से रोककर बुराई से बचा रहा होता है। तो इस जी। अच्छा मोहसिन भाई, नफ्स की 3 इक़साम होती हैं, ज़रा उन इक़साम को भी बयान करें ताकि हम भी ये देख सकें कि हम इस वक्त नफ्स की कौन सी इक़साम में मौजूद है। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त बात आपने की थी शहरी भाई। जैसा मैंने बताया कि नफ्स का तज़किया हम करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला ने इन नफ्स के 3 अक़साम बनाए। पहला नफ्स अम्मारा कहलाता है। नफ्स अम्मारा जो है ऐसा नफ्स, हुज़ूर फरमाते हैं जब इंसान कोई गुनाह करता है तो दिल में एक स्याह डॉट पैदा हो जाता है, और जब गुनाह करता चला जाता है तो वो डॉट बढ़ता चला जाता है, यहाँ तक कि इंसान को गुनाह नहीं लगता। तो नफ्स अम्मारा वो नफ्स है कि वो इतना गुनाहों के दलदल में फंस जाता है कि अब उसे नेकी नेकी नहीं लगती और गुनाह गुनाह नहीं लगता, बल्कि वो हर गुनाह को भी समझते नेकी की तरह कर रहा होता है। कॉमन लेता है, और कोई बात नहीं, यानी बड़े से बड़ा गुनाह को वो समझता है कि कोई मसला ही नहीं, चाहे रिश्वत हो, चाहे झूठ हो, या कोई भी बड़ा गुनाह कह लें जो कि गुनाह कबीरा की ज़िम्मे में आता है। बिल्कुल। दूसरी किस्म जो आती है वो है नफ्स लवामा। नफ्स लवामा मलामत करती है कि एक इंसान जो कि वैसे तो मुसलमान या कोई भी शख्स कोई किसी गलती हो जाए, बाद में उसे नामत हो कि यार मुझसे ये गलती हो गई, या मलामत हो कि यार ये मुझसे गलत हो गया, वो अगर किसी शख्स के साथ हो तो उससे माफ़ी मांग लेता है, या रब के कोई आमाल में जो अल्लाह की हुक्म होता है उसमें कोई कमी होता है कि उससे फिर अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है। तो ये आम तौर पे उन मुसलमानों का नफ्स है जो कि इनके अंदर ईमान मौजूद है, बाकी है। हाँ, वो डरते हैं कि यार ऐसा हो गया फिर अल्लाह से तोहफा हो गया, तो ये मलामत वाला नफ्स है। तीसरा है नफ्स मुतमइन्ना, यानी कि जो कि हर काम अल्लाह की मर्ज़ी से करता है और अल्लाह की खुशनुदी चाहता है, कोई भी अमल अल्लाह की रज़ा से खाली नहीं रहता। इसे नफ्स मुतमइन्ना कहा हुआ है। या ये तो नफ्स मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक राग़िबम मर्दिया फदख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती, कि अल्लाह ताला फरमाता है ये नफ्स मुतमइन्ना लौट आ अपने रब की तरफ, दाखिल हो जा मेरी बंदों में और शामिल हो जा मेरे बंदों में और दाखिल हो जा मेरी जन्नत में। तो ये 3 कैटेगरी। अब इन 3 कैटेगरीज़ को अगर देखें कि क्या पहला जो नफ्स है जो कि गुनाह को गुनाह ना समझे, क्या हम इसमें शामिल हैं, या फिर वो तो नहीं कि हमारी मलामत होते फिर हम तौबा करते मलामत, या फिर हमारा नफ्स मुतमइन्ना है। अगर इन 3 कैटेगरी में से अगर पहला वाला आपका नफ्स है तो फिर आप उस तरफ जा रहे हैं जिसे जहन्नुम का रास्ता कहा जाता है। अच्छा, ये जो ज़ाहिर बात है नफ्स अम्मारा की, ये तो फिर बिल्कुल ही जहन्नुम का रास्ता है, लेकिन नफ्स लवामा में हम कह सकते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम हैं कि ठीक है गुनाह तो होते हैं, ऐसे नहीं है, और इंसान कहते हैं ना खताओं का पुतला है, लेकिन फिर एक मलामत हो जाती है। अगर कोई शख्स नफ्स अम्मारा में मुब्तला हो चुका है, कैसे अपने आप को उस चीज़ से रोके, क्योंकि इंसान का नफ्स ही है जो उसको किसी भी गलत काम की तरफ अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल। देखिए, मैं एक हदीस आपको सुना देता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया इंसान सच बोलता है, सच बोलते बोलते यहाँ तक कि वो सादिक लिख दिया जाता है। एक इंसान झूठ बोलता है, बोलते बोलते यहाँ तक कि वो काज़िब लिख दिया जाता है, और काज़िब लिखकर वो जहन्नुम में चला जाता है। तो अब जब आप इस अमल के आदी हो जाएं कि आपसे गुनाह ना लगे और नेकी ना लगे, तो आप क्या करें? कुरान ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा, या अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो जब तुम्हें, और फिर क्या करो? सच्चों के साथ हो जाओ। आप अगर इस नफ्स के मुतहम्मिल हैं कि आपसे गुनाह नहीं छूट रहा, तो आप उन लोगों के साथ बैठना शुरू कर दें जो कि नेक आमाल करते हैं, तो आपके अंदर खुद ब खुद नेकी की तौफीक होना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर आप
10 नमाजियों के साथ बैठ रहे हैं, आप भले नमाज ना पढ़ते हो, तो एक वक्त आएगा आपके अंदर खुद नमाज की आदत रहेगी। आप 10 सच्चों के साथ बैठ रहे हैं, आप झूठ बोलते हो, लेकिन आपके अंदर उनके साथ बैठने से सच्चाई आना शुरू रहेगी। आज आप 10 उन लोगों के साथ बैठ रहे हैं जो वादा खिलाफी नहीं करते। तो इसी तरीके से जो लोग ये समझते हैं कि हमारा नफ्स से अम्मारा की तरफ है, हम गुनाह को गुनाह समझते, वो क्या करें, अच्छे लोगों में बैठें तो उनका नफ्स खुद ब खुद तब्दील होना शुरू हो जाएगा उन नफ्सों में जो मुतमइन्ना की तरफ जा रहे होते हैं। बिल्कुल जी, क्योंकि ये चीज़ होती है कि जब आप किसी भी अच्छे काम को देखते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान को उससे कुछ रग़बत होना शुरू हो जाती है कि अगर आप किसी को देख रहे हैं कि कोई दस्तरखान लगा रहा है या आप किसी को देख रहे हैं कि कोई और अच्छा काम कर रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं दिल में ये ज़रूर आता है कि मैं भी करूँ। वहीं से शुरुआत है कि आप नफ्स अम्मारा से निकल रहे हैं, क्योंकि जो इंसान नफ्स अम्मारा में पड़ जाता है उसको ये बात नहीं पता चलती कि मैं नफ्स अम्मारा में आ चुका हूँ, क्योंकि फिर हम गलत काम को गलत नहीं लेते, हम कहते हैं यार ये तो कॉमन है, क्या हुआ है, तो है ठीक है, लेकिन वो आपको जो है वो दोज़ख की तरफ लेके जा रहा है। तो जब भी किसी इंसान को ऐसा महसूस हो तो अच्छे लोगों में बैठना शुरू कर दें ताकि आप नफ्स अम्मारा से निकलें, लवामा में आए, मुतमइन्ना में। तो फिर हम आगे बात करेंगे कि अल्लाह ताला वो जिस पे मेहरबान होता है वो नफ्स मुतमइन्ना में जाता है। जमाल भाई, आप माशाल्लाह इतने अरसे से कारोबार कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि जो लोग ये काम करते हैं कि जी आप किसी चीज़ में मुनाफाखोरी कर रहे हैं या चीज़ों में कमी पेशी कर रहे हैं, क्या वो कभी कामयाब बिजनेसमैन बन पाते हैं? देखें, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि जो धोखेबाजी करे, ज़ख़ीर अंदोज़ी करे, वो कामयाबी की तरफ जाएगा। इस सवाल ही नामुमकिन सा है, क्योंकि आपका दीन भी आपको ये सिखाता है कि आप सच के ऊपर और अपना तराजू, वज़न, तमाम चीज़ों को जो आपकी दीन की तालीमात है उस पर अमल करके चलेंगे तो कामयाबी है, और जब उससे हट के चलेंगे तो हमेशा ही नाकामी भी होगी और दुनिया में ज़लील भी होंगे आप। कहीं ना कहीं देखिए, आप किसी न किसी मीडिया के थ्रू, उसके थ्रू छापे मारते हैं आप देखते हैं, तो वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, उनके बच्चे कहीं दिखाने के काबिल नहीं रहते, तो इसमें नाकामी ही नाकामी है। अच्छा, और पता नहीं लोगों के जहन में क्या होता है कि जी हम थोड़े पैसे बचा लें तो शायद जी हमारा बड़ा फ़ायदा हो जाए, जबकि मैंने ये देखा है कि जो अल्लाह की राह में भी खर्च कर रहे होते हैं और नेक नियति से, दयानतदारी से अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, वो सक्सेसफुल होते चले जाते हैं। उनको अल्लाह कहाँ से नवाजता है ये उनको भी नहीं समझ आ रहा होता। देखिए, असल में ये आसान सी चीज़ है ना कि अगर आप नेक नीति से 50 रुपये कमाते हैं ना, तो वो 50 रुपये आपके घर में यूटिलाइज होते हैं, बिल्कुल बरकत होती है। और वो अगर आप बेईमानी से वो 50 रुपये कमाते हैं तो आप उनको देखें कि वो चीज़ें आपकी अस्पतालों में, चीना चपटी में, इधर कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी निकल जाता है। तो ये आपने फैसला खुद करना है कि आपने ईमानदारी से काम करना है या बददियानती से काम करना है। नतीजे सब आपके सामने ही हैं। अच्छा जमाल भाई, ख़ास तौर पे जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है, हम अगर दूसरे मुल्कों में देखते हैं, अपने पड़ोसी मुल्क में भी देखते हैं और ऐसे ममालिक में भी देखते हैं कि जहाँ पे ज़ाहिर इस्लामी कानून नहीं है, अब वहाँ पर चीज़ों में कमी कर दी जाती है, अशिया खुर्दनोश की चीज़ों में कमी कर दी जाती है। लेकिन अफसोस हमारे मुल्क में जो है कुछ अनासर ज़ख़ीर अंदोज़ी करने लगते हैं और जो है वो उसी महीने को समझते हैं कि जो अल्लाह ताला ने एक बरकतों और रहमतों का महीना दिया है वो सोचते हैं इसमें ही कमा लेंगे, फिर शायद तो हमने कमाना नहीं है। देखिए, इसमें दो चीज़ें शहरी भाई, एक तो ये मुनाफाखोर जो हैं रमज़ान के महीने में ज़्यादा मुतहरक हो जाते हैं और उसमें ये लूट मार शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसमें चेक एंड बैलेंस हमारे पास नहीं होता। इदारे अगर अपना काम करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है चेक एंड बैलेंस होगा और वो चीज़ें अपने अंदाज में रहेंगी, जो गवर्नमेंट की लिस्ट है या जो ख़रीद है उसमें काबू में रहेंगी। दूसरी एक जो इसमें चीज़ आती है ना कि लोग, एक तो ये इस मामले में ख़राब है और दूसरा ये कि लोग खुद भी करते हैं इस चीज़ को। अच्छा, खुद भी करते हैं लोग खुद किस तरह, थोड़ा सा बताइएगा। मतलब कि बस लालच है ना, इंसान लालच का भरा हुआ है, तो वो मुनाफाखोरी के रमज़ान से पहले तैयारी कर लेते हैं हमने इसमें। और जब आप दूसरे मुल्कों के हिसाब से बात करते हैं कि दुबई, सऊदीया, वहाँ पे गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। हम अभी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट अभी ऐसा सच नहीं होती हमारे को कि हम उसके अंदर कुछ चीज़ों में वाज़े कमी कर सकें। ड्यूटीज़ हैं हमारे ऊपर, कस्टम है, इनकम टैक्स है, 50 किस्म के टैक्सेस हम दे रहे हैं, तो उसमें हम वो कमी नहीं कर सकते। लेकिन हर इंसान कोशिश करता है कि रमज़ान के महीने में जो सही दुकानदार है या सही लेवल पे, तो वो रमज़ान बचत करता है, चाहे वो 50 रुपये करे, 100 रुपये करे, वो पूरी कोशिश करता है कि रमज़ान के महीने में लोगों को रिलीफ दे। बिल्कुल, ये बात जो हो रही है सबके लिए नहीं हो रही है। बहुत से अच्छे लोग भी हैं जो रमज़ान मुबारक के महीने का एहतराम भी करते हैं। हरगिज़ इस बात को करने का मकसद ये नहीं है कि सारी पाँचों उंगलियां बराबर हैं, लेकिन जो लोग करते हैं, सवाल मैंने इस वजह जमाल भाई से किया कि माशाल्लाह ये एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। कभी भी इंसान ये छोटी छोटी जिसे कहते हैं ना चोरियाँ करके और ऐसे महीने में आप कभी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आप कुछ भी कर लें, वो बात सही है, आपका बीमारी में चले जाएगा, आपका छीना झपटी में चले जाएगा, तो ऐसा पैसा कमाने का क्या फ़ायदा कि अल्लाह की नज़रों में भी आप गुनाहगार हो रहे हैं और आपको दुनियावी भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इस तरह की चीज़ें ना किया करें। असद भाई, हमारे यहाँ एक बात होती है कि जी फ़ंड नहीं मिलते हैं,
फ़ंड नहीं मिलते हैं, गवर्नमेंट की सतह से फ़ंड नहीं मिलते हैं, अगर हम किसी को भी देखते हैं, किसी भी सियासी पार्टी को, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, तो क्या वाकई में फ़ंड नहीं मिलते हैं कि जो इलाके में तरक्याती काम होते हैं या सेवरेज का मसला होता है या रोडों का कोई भी XYZ काम होता है, क्या उसके फ़ंड नहीं देती है हुकूमत? सब झूठ बात है, सबको फ़ंड मिल रहा है। इस वक्त आप देखें जितने टाउन्स हैं उनमें OZTs देखे हैं, जितने अभी कुछ अभी हमारे पास जो है वो वफाकी गवर्नमेंट ने जो है वो MPA MNS को भी जो है फ़ंड करना शुरू कर दिया है। MP MNS को कितना फ़ंड मिल रहा है? अभी उसके लिए इतना डिसाइड नहीं हुआ, मेरे ख्याल से एक MNA को तकरीबन कोई 25 करोड़ के तकरीबन 25 करोड़? 25 करोड़ रुपए कि अपने इलाके में काम करा जी लो? जी, इससे ज़्यादा ही मिलेंगे, ये मैं कम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही इनको फ़ंड मिलेगा, क्योंकि अभी मुझे इसकी पूरी रिपोर्ट नहीं आई जब तक फ़ंड इनको मिलेगा नहीं। और उसके अलावा OZT की मद में जो है हर टाउन को सिंध गवर्नमेंट की तरफ से तकरीबन कोई 12 करोड़ 16 करोड़ 17 करोड़ इस तरीके से फ़ंड मिलता है। जैसे नॉर्थ नाज़िमाबाद ये टाउन के अंदर मिलता है या मिलेगा? जी जी, हर महीने मिलता है सर, हर महीने एवरी मंथ आप बोल रहे हैं? एवरी मंथ हर टाउन हर को टाउन एवरी को, मंथ जी, 12 जी, से जी। 16 करोड़ रुपए काम जी, कराने का मिलता है? एक जैसे नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन है उसके 12.5 करोड़ रुपए उसको मिलते हैं। नॉर्थ कराची टाउन को जो है 17.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। और उसके अंदर जो है ना वो उसके अलावा जो है वो हर UC चेयरमैन को जो है 12 लाख रुपए का फ़ंड मिलता है, वो अलग मिलता है उनको। तो फिर उसके बाद जितनी भी रिकवरीज़ हैं वो तमाम रिकवरीज भी जो है टाउन्स को करनी होती है। कौन कहता है इनको फंड नहीं मिलता है? सबको तो फिर फंड मिलता असद है। भाई, क्योंकि आप जो अमाउंट बता रहे हैं और एवरी मंथ बता रहे हैं, जी तो ये कोई छोटी अमाउंट तो नहीं है? नहीं, 12-16 बढ़िया। करोड़ एक अमाउंट है। बहुत बड़ी amount और है। हम छोटे छोटे कामों के लिए देख रहे होते हैं कि वो कह रहे होते हैं कि कोई हमें अपनी मदद आप करा दे, कोई कह रहा होता है ताजिर बरादरी करा दे, तो फिर ये फंड जा कर रहा है, इसका चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? चेक एंड बैलेंस जी, चेक एंड बैलेंस पे ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे हैं हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लोग जो हैं कि भाई अपनी चीज़ों को सीधी कर सकें, अपने इलाके को सीधा कर सकें। आपको मैं एक बात बताऊं, अभी आप हमारे कुछ 1-2 टाउन्स हैं जिनको मैंने विज़िट किया है, बाकी तो हैं तो हमारे पास और भी टाउन्स, जैसे एक हमारे पास चनेसर टाउन है, एक हमारे पास सोराबगुड टाउन है। मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि आज ही मैं इत्तेफाक से गया था, वहाँ पे लाला रहीम जो है वो वहाँ का टाउन चेयरमैन है, उसको आप उस एरिया को जाके आप देखें तो आपका दिल खुश ना हो जाए तो आप मुझे बोलिएगा। इसी तरह चनेसर टाउन है, फरहान गनी साहब वहाँ पे होते हैं टाउन चेयरमैन, उनका टाउन एक दफ़ा आप विज़िट करें, अगर आपका दिल खुश ना हो तो आप बोलिएगा। तो मैं चाहता हूँ इसी तरह के काम हो कि लोगों के लिए डेवलपमेंट के काम हो। देखिए लोग आवाम बहुत परेशान है, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, बेचारे हालात इतने अजीब व गरीब हुए हैं, पहले ही नौकरियाँ नहीं हैं, दूसरे मसले मसाइल हैं, कारोबार ठीक नहीं चल रहा है। अभी बड़ी मुश्किल से जो है वो आवाम उन चीज़ों से निकल रही है। मुल्क की हालात अब जाके कहीं छोटे मोटे सेट होते हुए नज़र आ रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो है वो हमें फ़ील हो रहा है कि जैसे महंगाई का भी थोड़ा सा ज़ोर टूट रहा है, महंगाई भी कम हो रही है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो अगर साथ साथ थोड़ा सा लोगों को एंटरटेनमेंट वाला भी दें, थोड़ी सी सड़कें साफ़ कर दें, लोगों के सेवरेज सॉलिड वेस्ट के मसाइल हल अब हो असद जाएं। भाई, आपने ना थोड़ा सा मुझे उसमें डाल दिया शशो पंज में कि इतना फंड मिल रहा है, जी। तो फिर ये हमें किस तरह पता चलेगा किसको मिल गया, ताकि जब हम जाके उनको पकड़ें सर, कि आप- भाई आप ये बताएं शहरी जनाब, भाई, आप किसी भी दिन आप आपको प्रोग्राम इतना करें, फंड मिला है, वो लगा कहाँ है? आप तो टारगेट करते हैं बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। मैं तो शौक में पड़ गया कि चले, मैं सोच रहा था सालाना होगा तो घुमा देंगे, मैं आपसे लेकिन यही कह हर रहा महीने हूँ कि आप तो टारगेट करते हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से। तो किसी दिन टाइम निकाल लें, चाहे रमज़ान में चाहे रमज़ान के बाद, आप टाइम निकालें, फिर मैं आपको ले जाके एक एक जगह पे बिठाता हूँ और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होंगे कि इनको इतने पैसे मिले। डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दूंगा आपको। ये एक भी असद भाई चीज़ ने बहुत बड़ा इंकिशाफ और कर दिया है ये कि शहरी जो ट्रांसमिशन ये में जो बैठ के बात है बता इसको रहा रिकॉर्ड कर लेना, इस बात को रिकॉर्ड कर हूं। तो लेना। रिकॉर्ड हो गई ये तो। हाँ, इस बात को रिकॉर्ड कर लेना और ये लाके मुझे दिखाना कि आपने ये बोला था, दिखाओ कितने कितने पैसे बोले थे, लाओ दिखाओ मुझे। हाँ, क्योंकि ये एक बड़ी अमाउंट है एवरी मंथ के लिहाज जी, से। जी, जी। चलें साल का होता है ये ना तो टाउन को मिल रहा है, डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिल रहा है। ये नहीं समझना पूरे डिस्ट्रिक्ट को मिल रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट तो बहुत टाउन बड़ा का है। फंड जी है। जी जी। अच्छा, मैंने एक आपकी वीडियो देखी थी, आप उसमें बड़ा शोर शराबा कर रहे थे, जैसे कर तो सही बात कर रहे थे, दरख्त कौन काट रहा है भाई? वैसे ही हमारे यहाँ गर्मी की जो शिद्दत होती है वो इंतहा से ज़्यादा होती है, अभी से शुरू हो गई है। कहते हैं जी दरख्त लगाओ, फिर दरख्त कट रहे होते हैं, किसकी परमिशन से कटते हैं और क्यों कटते हैं? ये मैं एक दिन जो है वो वहाँ से गुजरा था, गुलबर्ग टाउन में था मैं, और मैं वहाँ से गुजर रहा था तो वहाँ पे जो है वो टाउन इंतज़ामिया ने जो दरख्त कटवाए, तो मैंने देखा, मैंने बोला भाई ये दरख्त कौन काट रहे हैं? ऐसे इतने मामलात हैं, अगर कहीं दरख्त थोड़ा सा ऊपर आ भी रहा है और कहीं छतरी भी बना रहे हैं तो यार तुम्हारी गाड़ी नीचे खड़ी होगी, तुम्हारे इलाके के लोगों की गाड़ी नीचे खड़ी होगी। वो उसके अलावा जो है आपने जो है वो दरख्तों का बेच के दरख्तों को जो है वो कटवा के जो है वो
लोगों को लकड़ी बेच रहे हैं। फिर ये चीज़ यहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले कुछ वीडियोस आई मेरे पास, 2-4 वीडियोस आई कि जी वो सोराबकोट टाउन में दरख्त कट रहे हैं और वहाँ पे जो है ना भाई वो कोनों के दरख्त थे, मैं तो कहता हूँ उसको काट दो, उखाड़ दो। उसने कराची को तबाह बर्बाद कर दिया, इस शहर को तबाह बर्बाद कर दिया। लोग की कोई भी आदमी जहन से नहीं सोचता है कि आगे क्या हो रहा है। हर आदमी देखता है गलत हो, भाई गलत जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे बोलो गलत हो रहा है, जहाँ पे ठीक हो रहा है मैं कहता हूँ वो तमाम कोनों के दरख्त में, तमाम आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं बोलूँगा कोनों को निकालो, इसके खिलाफ मुहिम चलवाओ। आप अपने हर रोज़ाना प्रोग्राम में बोलो कोनों के दरख्त जी बहुत उससे क्या नुकसान नुकसान क्या है बताएं इसका ना। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसके ऊपर ना कोई परिंदा बैठता है, ये इकोसिस्टम आपका तबाह कर रहा है। ज़मीन के पानी कोई चूस गया है, इसने बेड़ा गर्क कर दिया आपकी ज़मीन का। इस शहर के अंदर ऐसे हालात नहीं थे जितना पानी आपका नीचे चला गया है। फिर उसके अलावा आपके शहर का इकोसिस्टम नहीं था। अभी आप बाहर निकलो, कहाँ पे आपको चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज़ें सुनी है? वो हरे रंग के तोते आते थे जो अक्सर मोहल्लों में और गलियों में जो है वो दरख्तों पे बैठते थे, वो सारे कहाँ गए? इकोसिस्टम तबाह हुआ है आपका। उसकी वजह से आपकी गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ी है कि आज मार्च का 5 दिन पहले जब रमज़ान शुरू हुए तो रमज़ान की 5 रातें 6 रातें आपकी इतनी ज़बरदस्त सर्दियों में गई है कि रात को ठंड लगती थी। अच्छा असद भाई, और फिर आज से ये कल दरख्त से लगाए किसने थे जब ये दरख्तों का ये मसला था? जैसा कि आपने बयान किया तो ज़ाहिर लगाने वाले को भी पता होना चाहिए ना, तो ये लगाए किसने दिए फिर? सर ये असल में कॉस्मेटिक दरख्त लगा था जब मुस्तफ़ा कमाल साहब चेयरमैन वो थे, मेयर थे कराची के, उस ज़माने में दरख्त लगे थे। हो सकता है उन्होंने अच्छी नीयत से लगाए हों या उन्होंने क्या सोच के लगाए थे, मगर वो पूरे जो है उस दरख्त ने शहर को तबाह कर दिया। खूबसूरत तो बहुत नज़र आ रहा था उन दरख्तों से शहर, मगर वो ऐसी खूबसूरती थी कि वो जो है हमारी आने वाली 20 सालों को तबाह कर गई। बिल्कुल जी, और ये ज़ाहिर सवालात इस वजह ज़रूरी होते हैं कि जैसे बहुत सारे इंकशाफात होते हैं ना, वो हमारे लिए भी नए होते हैं। अब ये जो बजट फंड वाला है कि टाउन को हर महीने 12 से 16 करोड़ मिल रहे हैं, इस पर अब ज़ाहिर सोचना पड़ेगा। लेकिन अभी रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान के बाद असद भाई के पास जाएंगे और फिर उनसे पूछेंगे कि भाई दिखाएं कि किसको मिला है, और फिर हम उसके पास आएंगे भी। वो जो है इसका हिसाब देने की तैयारी करें, क्योंकि जब मैं आपके साथ जाऊंगा तो उनसे हिसाब लेंगे। आप बिल्कुल इसकी तैयारी कर लें और फिर रमज़ान के बाद आपसे मुलाकात होती है। सहरी का दस्तरखान इस वक्त यहाँ पे लगा हुआ है, और जो इस वक्त हमारी शेफ़ ने क्या बनाया था ये मैं भूल जाता हूँ खाना बनाना। रेशमी मलाई हांडी। रेशमी मलाई हांडी, वो अपने मेहमानों से पूछेंगे कैसी लगी है। मोहसिन भाई पहले आप बताएं कैसी लगी रेशमी मलाई हांडी? मैं भी खा रहा हूँ और वाकई में बहुत अच्छी है और जायका भी अच्छा है और सब कुछ बराबर ही है जो मिला। बिल्कुल, और आप खाते रहें, जो ज़ाहिर सहरी चल रही है तो भाई ज़ाहिर खाते रहेंगे। असद भाई आप तो इतने खाने देख भी चुके हैं, खा भी चुके हैं, आपका अपना माशाल्लाह रेस्टोरेंट भी है, सही बनाई है इन्होंने? बस मैं बोलूँगा ये रेस्टोरेंट खोलने वाह भाई, चल जाएगा इनका बहुत रेस्टोरेंट। ज़बरदस्त चलेगा। थैंक यू सो मच। मैंने भाई एक रेस्टोरेंट आप खोल सकती हैं, लेकिन पहले आप जाके सीखिएगा फिर खोलिएगा, वरना एंड में जो मुझे शेफ़ तो है ना, पसंद आया। शेफ़ और जो स्टाफ है वो बड़ा तंग करता है अगर बिल्कुल नया नया बंदा हो। जमाल भाई आप बताएं। नहीं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक किस्म की कढ़ाई बनी हुई थी, बहुत मज़ा आया और अभी तक खा रहे हैं उसको। अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। भाभी घर में क्या चीज़ अच्छी बनाती हैं? अभी बताओ। अभी भी कढ़ाई अच्छी बनाती है मगर वो पिशावरी कढ़ाई ज़्यादा अच्छी बनाती है। तो ये जो मलाई बोटी है ये रेशमी फर्स्ट टाइम मैंने खाई है और बहुत ज़बरदस्त बनी है। तो भाभी के वैसे आपको ज़्यादा अच्छी कढ़ाई लगती है? कढ़ाई बहुत अच्छी बनाती है। कढ़ाई अच्छी बना लेती हैं वो। वो मतलब हमारे मतलब की होती है ना, वो टमाटर की लेस वेस के साथ। हाँ, ये लेकिन बड़ी ये आज यूनिक आइटम था और बहुत अच्छा ज़बरदस्त बना हुआ था। अच्छा जमाल भाई, वैसे आपने कभी कुकिंग ट्राई की है ज़िंदगी में? कभी कुकिंग की है? एक दफ़ा की थी, बिरयानी बनाने की कोशिश की थी मगर वो सिर्फ सफ़ेद चावल ही बने, फिर आखिर में नहीं फिर बन दाल पाई बनानी पड़ गई उसके साथ, नहीं सही तरह बन पाए? नहीं सही बन पाई। बिल्कुल भाई, ये होता है, हम लोग ट्राई करते हैं, नहीं बन पाती है, लेकिन जो भाभी हैं वो बहुत अच्छी पिशावरी कढ़ाई बनाती हैं, और जैसे जमाल भाई ने कह दिया और इन्होंने ये बड़ा ज़बरदस्त बनाया। असद भाई आपका अपना बचपन कैसा था? कितने आप शरारती थे? कितनी शरारतें करते थे आप? मैं आपको शरारती लगता हूँ? बिल्कुल लगते हैं, मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लग सकते हैं आप शरारती। ऐसे का मतलब आप बोल रहे हैं मैं शरारती लगता हूँ? नहीं, मैं शरारती नहीं था। बिल्कुल भी नहीं थे बचपन में? कभी कोई ऐसी शरारत नहीं करी घर वालों से पूछना ही सवाल, है? घर वालों से। घर वालों से पूछना पड़ेगा भाई। अब ज़ाहिर है जब बंदा बड़ा होता है चेंजेस आती हैं, लेकिन शरारतें तो कभी होती हैं ना बचपन में करते हो। फिर बचपन नहीं है तो बचपन ही तो पूछ रहा हूँ मैं, थोड़ी पूछ रहा हूँ अभी करते थे नहीं करते थे आप? छोटी मोटी शरारतें करते थे, कोई ऐसी बड़ी कोई शरारत बड़ी शरारत बड़ी नहीं करी है। जमाल भाई आप थे शरारत? नहीं मैं कम था उस वक्त में जो है ना इतना थोड़ा सा एहतराम होता था, बड़ों का डर लगता था ज़्यादा। दादी के हाथ का पलावा बच्चा हूँ मैं, तो अरे थोड़ा वाह। दादी का लाडला, दादी के करीब रहूँ। तो ये बड़ा ज़बरदस्त रहता है, जो बड़ों की एक शफ़क़त होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। और जमाल भाई ने इतनी मासूमियत से कहा नहीं मैं इतना नहीं था। जमाल भाई पक्की बात है कभी? वाकई आप पूछ सकते हैं। अभी माशाल्लाह आपके बच्चों में कोई शरारत करता है तो कौन सा बच्चा है ज़्यादा शरारत करता है? मेरा बेटा है वो बड़ा शरारत करता है। उसने हमें बता दिया कि शरारत होती है। तो वैसे आप किस तरह के फादर हैं? आप ज़रा स्ट्रिक्ट वाले हैं या नहीं? ठीक है, नहीं हम स्ट्रिक्ट वाले नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। नहीं बिल्कुल। जबकि हमारे दौर में जो फादर होते हैं वो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि बस। ये अब ट्रेंड चेंज हो गया है।
ट्रेंड बहुत बदल गया है अब ये। जो है ना वो दोस्ताना माँ बाप हो गए हैं, हाँ, तो जिसका बच्चा फुल जो है भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। बच्चे ऐसा वैसा फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारे टाइम की बातें याद आती हैं ना तो अभी भी डर लग जाता है। बिल्कुल। अभी भी अगर सोचो कि किस तरह पिटाइयाँ लगती थी तो एक खौफ हो जाता है। अच्छा असद भाई, आप यहाँ बैठे, एक जहन में सवाल आ गया, ये इतने सारे हम देख रहे हैं तरक्याती कामों के नाम पे रोड खोद दिए हैं और इतने बड़े बड़े वो घड़े हो चुके हैं, ये क्यों नहीं बन रहे वापस? क्यों 3-3 4-4 महीने हो गए? ये रोड कब बनेंगे? हम इसी तरह ट्रैफिक में फंसे रहेंगे? मेरा झगड़ा इसी बात पे है मेरे भाई। मेरा जो जितनी भी मेरी लड़ाइयाँ हैं वो इसी बात पे हैं कि आपको जो है वो ये सुई गैस ने काम करा है। जब सुई गैस ने ये काम करा है तो वफाकी गवर्नमेंट ने बाकायदा हर टाउन को जो है, किसी टाउन को 1.5 अरब, किसी टाउन को 2 अरब, किसी टाउन को 2.5 अरब, इस तरह से पैसे दिए। तो जब वो पैसे इनको दिए हैं तो इनको चाहिए था कि वो काम उस घर के बाहर जो सड़क जो तोड़ी गई थी, सबसे पहले उस सड़क को दोबारा से बनाएं। आप उस सड़क को बना नहीं रहे, वही फंड आप दूसरी जगह यूटिलाइज़ कर रहे हैं। मैं आपको एक रोड बताऊं जो कि इनकी रोड भी नहीं है। केडीए चौरंगी आपने देखी होगी, नॉर्थ नाज़िमाबाद में, वहाँ से ज़ियाउद्दीन चौरंगी तक एक रोड अभी एक सियासी जमात ने बनाई है, मैं नाम नहीं लूँगा। आपने मना किया है कि रमज़ान का एहतराम है, तो एहतराम तो एहतराम है। तो उस रोड के ऊपर जो है वो इन्होंने ना कोई ऑक्शन किया, ना ही तो जो है वो कोई टेंडर दिया, ऐसी ज़बरदस्ती वो रोड बनवा दी। अब उसके पैसे किस तरह से ठेकेदार आके मांगेगा, क्या इनसे पैसे लेगा, तो भाई इन चीज़ों का ख्याल होना अच्छा, चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि ये जो रोडें खुदी हुई हैं इसका फंड 1-1 अरब 2-2 अरब एक मिला है? अरब नॉट एक अरब तो शायद किसी को नहीं मिला, सबको 1.5 अरब से ऊपर ही मिले। 1.5 अरब दिया है कि ये जब जी, हो जाए जी, तो इस जी, काम को जी, पूरा जी, करा जी। दो। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ जल्दी से प्रोग्राम ख़त्म करो तो टारगेट दोबारा शुरू करें। आप आएँ, आप मेरा भी मुआवजा करें। हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अगर कोई पीपल्स पार्टी का काम है, आप उसका भी मुझसे सवाल करें। मैं एज अ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आपको उसका जवाब दूंगा। मगर जब आप बात करते हैं और आप मीडिया वाले जब बात करते हैं, तो मैं तमाम मीडिया वालों के आपके चैनल के तवज्जो से एक बात कहूँगा कि वो लोग जो है ना एहतसाब करें। होता क्या है कि अगर आप सही मुजरिम को सही जगह पे नहीं पकड़ोगे तो आपका काम कभी ठीक नहीं होगा। कुछ भी होता है, आप कहते हो पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया, पीपल्स पार्टी ने ख़राब कर दिया, पीपल्स पार्टी शहर को तबाह कर गई, पीपल्स पार्टी ने तबाह कर दिया। अरे भाई पूछो तो। एक उस दिन मुझे एक साहब मिले, कहने लगे भाई पीपल्स पार्टी ने मोटरवे नहीं बनाई। भाई मोटरवे बनाना हमारा काम थोड़ी है भाई, मोटरवे तो विफाक बनाएगी। ये पूरे पंजाब में मोटरवे किसने डाली है? असद भाई ने ना 2-3 ऐसे इंकशाफ कर दिए हैं कि मुझे बस रमज़ान मुबारक का महीना है, इसमें इबादतें करके इसको जब ये ख़त्म होगा तो उसके बाद ज़रूर ये सवाल उठेगा कि जो ज़ाहिर है इन्होंने बात बताई कि 1.5 अरब से ज़्यादा या 1.5 अरब तक मिला है ये जो रोडें खुदी हुई हैं इनका काम कंप्लीट कराने का, लेकिन वो एज इट इज़ है और इसकी वजह से जितना ट्रैफिक जैम हो रहा है, जितने मसाइल आ रहे हैं, अब वो फिर भाई अब जो भी है, रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, लोगों को तकलीफ़ हो रही है तो इसका गुना भी आपके सर जाएगा। जमाल भाई, कोई देखने वालों को पैगाम देना चाहेंगे आप? बस आज का देखें सबसे बड़ा वाक़या जो है जो हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, उसमें जो हमारा नुकसान हुआ है मुल्क के अंदर, तो बस अल्लाह पाक से एक दुआ करते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान को कायम दायम रखे। आमीन। और इसको दुश्मन, अंदरूनी दुश्मनों से और बैरूनी दुश्मनों से अल्लाह पाक बचा के रखे और हमारे मुआफ़िज़ों को इतनी हिम्मत दे कि वो इसके ऊपर फ़ौरन काबू पा लें। बिल्कुल डट के मुकाबला करे और कर भी रहे हैं हमारे मुआफ़िज़ों को, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में भी रखे। असद भाई, आपका कोई पैगाम देखने वालों? बस ये कि मुल्क के लिए काम करें, हर आदमी काम करे। और ये जो अगर कोई आदमी कहीं पे नौकरी भी कर रहा होता है, कोई आदमी कोई भी काम कर रहा होता है, कोई आदमी जो है कारोबार कर रहा होता है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो मुल्क की खिदमत ही कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर है। और नौजवान जो है वो मुल्क जो छोड़ के जाने वाले हैं और जो जाने वाले थे, वो इस मुल्क को छोड़ के ना जाएं। इस मुल्क को भी उनकी बड़ी ज़रूरत है। और आप यकीन करो शहरी भाई, मैंने बाहर जाके देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जब हम काम करते हैं ना, तो आज भी एक आदमी काम करता है। सब ये बात सुनना, जितने भी लोग हैं इस प्रोग्राम से बोल रहा हूँ, एक आदमी काम कर रहा होता है और पूरी फैमिली उसकी पल रही होती है। चाहे किसी घर में 8 होते हैं, किसी में 6 होते हैं, अल्लाह पाक इस मुल्क के अंदर सबको पूरा कराता है। और आप यकीन करो, मैंने लंदन जैसे मुल्क के अंदर, मैंने बाहर मुल्कों में ऐसा देखा है कि मियाँ बीवी बच्चे सब बड़े माँ बाप सारे के सारे काम कर रहे होते हैं, उसके बाद भी उनको पूरा नहीं हो रहा होता। तो भाई वो जलालत की ज़िंदगी है, मैं बोल रहा हूँ। बेशक। मैं बोल रहा हूँ जलालत की ज़िंदगी है। और मुल्क यहाँ जो है, पे ये इस मुल्क की जो है, कदर हम सबको करनी चाहिए ज़ाहिर है, और नाउमीदी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप उनसे अपनी आंखें बंद करें। कोशिश करें कि इसी मुल्क को हम बेहतर बनाएं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी नशिस्त में आए। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप लोगों को आपके जायज़ कामों में मदद करे और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। हमारा आज का मौजू तज़किया नफ्स। मोहसिन भाई, उस वक्त हमने बात की थी नफ्स की 3 इक़साम पे, अम्मारा, लव्वामा और मुतमइन्ना। तो आपने तरीक़ेकार तो बता दिया कि कोई अगर नफ्स अम्मारा में है
तो वो नफ्स लवामा में किस तरह है। नफ्स मुतमइन्ना तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत बेहतरीन बात। देखिए, नफ्स मुतमइन्ना वो नफ्स है जो कि इत्मीनान वाला नफ्स कहलाता है। यानी कि एक इंसान जो मलामत, जब उसको ये लगे कि अब वो इस कैटेगरी कह लें या स्टेज कह लें। स्टेज कह लें कि इससे निकल गया है, वो हर अमल अल्लाह के लिए करता है और अल्लाह की रज़ा लिए करता है। मिसाल के तौर पे हाथ उठाता है तो हाथ उठाने से पहले सोचता है कि ये हाथ के गलत काम पे तो नहीं जा रहे। पैर कदम बढ़ाता है तो ये सोचता है कि ये पैर कहीं गलत राह पे तो नहीं जा रहे। कोई किसी से बात करता है तो कोई गलत बात तो नहीं हो रही। जब ये मुकाम आ जाए तो अल्लाह फरमाता है वलीमन खाफा मकाम रब्बी जन्नतान, कि जब बंदे इस मुकाम पर पहुँच जाए नफ्स मुतमइन्ना पे, तो अल्लाह ताला उन्हें जो लफ्ज़ है ना कि दाखिल हो जाओ मेरे बंदों में और शामिल हो जाओ मेरी, या दाखिल हो जाओ मेरी जन्नत में, शामिल हो जाओ मेरे बंदों में, फरमाया अल्लाह ऐसे बंदों को एक नहीं 2 जन्नतें अता फरमाता है। तो पहली बात कि अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपने गुनाहों से बचना होगा, नेकियों की तरफ राग़िब होना होगा। तो जब नेकियों के राग़िब होंगे तो आखिर में एक वक्त ऐसा आएगा कि आपसे गुनाह होंगे ही नहीं। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स नमाज मुसलसल पढ़ता हो, एक दिन वो अगर इशा की नमाज ना पढ़े ना तो उसे नींद नहीं आती। वजह क्या है? क्योंकि वो इस नेकी का आदी हो जाता है। इसी तरीके से कोई भी शख्स जब अल्लाह ताला की दीन पर अमल करना शुरू कर देता है तो एक वक्त आता है कि जो दिल है ना, इसके बारे में फरमाया कि तुम्हारे तमाम आमाल का सारा दारोमदार जो है, जो अमल बदी है, नेकी है, इसमें सबसे बड़ी ख़राबी के एक शय के अंदर वो क्या है? अला वाहियल क़ल्ब, वो है क़ल्ब। अगर तुम्हारा दिल ठीक है तो तुम्हारे आज़ा बिल्कुल ठीक काम करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा दिल बिगड़ गया यानी कि वो गुनाह की तरफ माइल हो गया तो फिर आज़ा भी उसी तरफ माइल हो जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप इत्मीनान वाला नफ्स चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिल को अल्लाह के ज़िक्र से पाक करना होगा। और ये तभी ज़ाहिर मुमकिन है कि जब आप ऐसे लोगों में बैठना शुरू करें और ऐसी महफ़िलों में बैठना शुरू करें जहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र होता है। मोहसिन भाई, इंसान के अंदर एक बड़ी गंदी चीज़ होती है जिसे कहते हैं हसद, तकब्बुर, कीना, और ये भी नफ्स का ही एक वो होता है। हमारी नफ्स हमें उकसाती है कि जी अब ये बंदा है, ये तरक्की कर रहा है, हमें उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। या हमारी नफ्स हमें बताती है कि हम सबसे बहुत बालातर हैं तो हम तो हर किसी को एक नीची नज़र से देखें। तो ऐसा जब नफ्स उकसाए तो उससे बचने का तरीक़ेकार क्या है? अच्छा, बहुत अच्छा सवाल। देखिए शरीफ भाई, सबसे बड़ी बात कि जब भी आपको जब पता लग जाए कि हाँ भाई अब जो है मैं अनानियत की तरफ, तकब्बुर की तरफ या गुस्से की तरफ जा रहा हूँ, या ऐसा फ़िल मुझसे अंजाम हो रहा है जो कि मुझे अदा नहीं करना चाहिए, तो ये याद रखिएगा मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है या तुम अनानियत तकब्बुर की तरफ जा रहे हो तो तुम एक काम कर लिया करो। वो क्या है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमें दर्स देते थे कि जब तुम्हें गुस्सा आए तो तुम क्या करो? तुम वज़ू कर लिया करो। इसी तरीके से अगर आपको ये लगता है, जैसे कहते हैं कि आप ख्वाहिशात नफ्स के ऊपर आपके ऊपर हावी हो गई है और आप उसकी पैरवी करने लगे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करें? फ़स आलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तुम पूछो अहले इल्म से अगर तुम नहीं जानते हो। जिस तरह हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना इलाज के लिए, इसी तरह हमें अल्लाह के नेक बंदों के पास जाना चाहिए और उन्हें अपने बारे में बताना चाहिए कि हज़रत मेरे अंदर ये मामलात पेश आ रहे हैं, मुझ में तकब्बुर आ गया है, मुझ में हसद आ गया है, मुझ में बुराई आ गई। तो इसका वो इलाज बताएंगे। जैसे हसद का आपने बताया कि हसद का इलाज क्या है कि अगर आपको किसी से बिला वजह हसद हो रहा है और आप सोच रहे हैं कि यार ये तो मेरे अंदर बुराई पैदा कि मैं उसके बारे में देख कर उससे जल रहा हूँ, तो फिर वो आप क्या करें? अल्लाह के उस बंदे के पास जाओ और हज़रत मुझे बताइए, तो वो क्या करेगा? आपको वो अहादीस और वो अहकाम बताएगा जिससे आपको पता लगेगा ये हसद करने से तो मेरी नेकियां जा रही हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक हदीस आपको बताता हूँ। अगर एक शख्स किसी की ग़ीबत करता है, बुराई करता है, तो उसकी नेकियां उसके पास चली जाती हैं जिसकी वो बुराई करता है, और उसके गुनाह उसके पास आ जाते हैं जिसकी इसने बुराई की है। तो जब उसे पता लगेगा तो अगर मेरे अकाउंट से खामखली पैसे चले जाएं तो मुझे अच्छा लगेगा जाते हुए। और ये चीज़ हम पहले भी एक दफ़ा हमने डिस्कस की थी कि भाई जिनकी ग़ीबत हो रही होती है उनका फ़ायदा हो रहा होता है। हाँ, उनका फ़ायदा ये हो रहा है कि उन्होंने नेक काम किए नहीं किए, लेकिन जो हमने किए होते हैं ना वो उसके पास चले जाते हैं और जो हमने गुनाह किए होते हैं वो वहाँ आ जाते हैं। तो ग़ीबत तो इस वजह से एक पूरा अलग टॉपिक है। मोहसिन भाई, क्या तज़किया नफ्स का मतलब ये है कि अपनी तमाम ख्वाहिशात को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दो? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ख्वाहिशात नफ्स जो है ना, उनको आप हलाल तरीके से मनवा भी सकते हैं, यानी कि आप रब के ताबे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक गाड़ी चलाना मना तो नहीं है ना,
लेकिन गाड़ी का रुख अगर आप उल्टा तरीके से या गलत तरीके से चलाएं तो फिर वो ख़राब हो जाता है। तज़किया नफ्स से मुराद ये है कि अपने नफ्स को अल्लाह के अहकाम और हुक्म के ताबे कर देना, यानी हर वो अमल अल्लाह की रज़ा के लिए करना जिसमें मेरा रब राज़ी हो, यानी जो अल्लाह चाहे वो काम किया जाए, जो अल्लाह ना चाहे वो काम ना किया जाए। अच्छा, क्या जो इस वक्त डिजिटल का टाइम दुनिया चल रही है, ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड बहुत एक तरीके से हमारा डिजिटली चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उनसे, तो क्या ये भी तज़किया नफ्स पे असर डाल रही हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाती हैं जो मतलब ज़ाहिर है हर किसी की एक्सेस में नहीं होती हैं, हम सोशल मीडिया पे दूसरी देखते हैं, तो उसके बाद बंदे का नफ्स ये कहता है कि यार हम भी इस तरह कर लें, हम भी उस तरह कर लें। अब ज़ाहिर है उसके लिए कुछ लोग जो है वो गलत रास्ता अख्तियार करने लगते हैं, इससे किस तरह बचा जाए? तो ये बहुत ज़बरदस्त सवाल कर दिया शरीफ भाई। और ये तो अब देखिए, बात ये है कि अल्लाह ताला ने जो नेमतें आपको दी हैं ना, सबसे पहले कि ये कि जब इंसान हद से, जो मैंने पहले भी हदीस बयान की कि आप निचले तबके को जब देखते हैं तो फिर आपको एहसास होता है कि अल्लाह ने मुझे बहुत बेहतर बनाया है। आप उसकी ख्वाहिश तो जाहिर करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके लिए गलत रास्ता अख्तियार कर लें, बल्कि अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह अगर तूने इसे ये नवाजा है तो मुझे भी नवाज दे। लेकिन ये हसद यानी कि ये मिटा ना दे, ये ना करें कि इसके लिए गलत बात सोचें। उसके लिए अल्लाह ने फरमाया लई सर इंसान इल्ला मा सा, कुरान इंसान के लिए जिसकी वो कोशिश करता है, तो आप कोशिश करेंगे तो अल्लाह आपको वहाँ तक पहुँचा देगा। बेशक जी, इसमें कोई ज़ाहिर है किसी को शक नहीं है कि जब आप मेहनत करते हैं किसी अच्छे काम के लिए, आप कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी बहुत मदद करता है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरे रब के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर आप अपने नफ्स पे काबू पा लें और अच्छी चीज़ों की तरफ राग़िब हों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ख्वाहिशात को मार लें, लेकिन जो जायज़ ख्वाहिशात हैं उनके लिए अगर आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी ज़रूर मदद करेगा। अल्लाह ताला हम सबको नफ्स मुतमइन्ना के दर्जे पर पहुँचाए। हमारी नशिस्त का वक्त ख़त्म हो गया है। कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।